टीचर ने कैसे अपने लेसन को प्लान करके स्टूडेंट्स की नीड तक पहुंचना है। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो बात समझ में भी नहीं आती है। तो इसमें टू वे प्रोसेस होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम प्लानिंग में वक्त क्यों ज़ाया करें, हम फौरन ही अपना काम शुरू कर दें तो हमारा वक्त बच जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सिस्टम ELMS की जानिब से सुख़्न इल्म के इस सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की मुकर्रर हैं, स्पीकर हैं, एक नामवर स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और आप एक तालीमी इदारे से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं, दरस-ओ-तदरीस के मामलात में। आप एमफिल हैं इंग्लिश के अंदर और मीनवाइल आप आइल्स, टॉफल और इसके साथ आप करिकुलम डिज़ाइनर भी हैं, टीचर ट्रेनिंग भी हैं, हम सिफ्ट खसूसियात की मालिक हैं और आज का आपका जो लेक्चर है जिसके ऊपर वो गुफ्तगू करने जा रही हैं, इट्स अबाउट लेसन प्लानिंग। और जैसे कि इस लेक्चर के नाम से ज़ाहिर है, शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ वेरी यूज़फुल लेक्चर फॉर आवर ऑल friends, those are associated with हुँ। teaching, uh, तदरीस से वाबस्ता हैं मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में स्कूलों के अंदर। तो हम वेरी मच श्योर कि मोहतरमा फरजाना मुस्तफ़ा के इस लेक्चर से, इस सेशन से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे और इट विल हेल्प यू अ लॉट। इट विल बूस्ट योर लर्निंग इन हाउ टू प्लान, किस तरीके से आप अपने लेसन्स को प्लान करें, कैसे उनको इंटरेस्टिंग बनाएँ। वो तमाम जो इसके साथ जो ख़ुसूसियात चाहिए होती हैं, जो टिप्स हैं मैडम फरज़ाना मुस्तफ़ा ये आपको इसमें बताएँगी। मैं आपको सुख़्न इल्म की जानिब से मैडम फरज़ाना मुस्तफ़ा खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अब मैं चाहूँगा कि आप विद द नेम ऑफ अल्लाह अपना आप लेक्चर शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन तो मेरा जो साहब ने दे दिया है और आपको सामने स्क्रीन पर मेरे बारे में जो मुख्तसर सा तारुफ है वो भी नज़र आ रहा होगा। नाम मेरा फरज़ाना मुस्तफ़ा है और मेरा जो एक्चुअल काम है वो है टीचर ट्रेनिंग और करिकुलम डिज़ाइनिंग। तो आज जो ये टॉपिक मैंने चूज़ किया, उसका मकसद भी यही है क्योंकि ये जिस्ट है। क्योंकि मैं टीचर ट्रेनर हूँ, करिकुलम डिज़ाइनर हूँ, तो ये जो लेसन प्लानिंग है, ये इसकी बेस है। तो आज हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे कि लेसन प्लानिंग क्यों होनी चाहिए और इसकी क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है और फिर ये कैसे की जाती है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो उम्मीद है कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं और इसमें इंशाल्लाह वो दिलचस्पी भी लेंगे और क्योंकि ये उनके लिए जितना वो इसमें दिलचस्पी लेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, ये एक कोट है आप सबके सामने और मैं चाहती हूँ कि कोई पार्टिसिपेंट इससे पढ़े, बल्कि मैं पढ़ती हूँ और कोई मुख्तलिफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं चाहूँगी कि कोई इस पे कमेंट करे कि क्या समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और ये क्यों पहली ही स्लाइड इसके बारे में है। तो जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो लिखा है फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। अब अगर आप में से कोई चाहे तो इस पे ज़रूर कमेंट करे कि इसका क्या मतलब है? क्यों ये स्लाइड जो है वो सबसे शुरू में रखी गई है? आई थिंक सो मैकर अहमदीन, फेलिंग टू जी, जी, प्लान जी। इज़ प्लानिंग टू फेल। मतलब इफ समवन डू नॉट प्लान, आप किसी चीज़ हुँ, की प्लानिंग नहीं करते, मनसूबाबंदी नहीं करते, बेसिकली यू आर हुँ, प्लानिंग हुँ। टू फेल। तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं अनइंटेंशनली। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। और कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा? जी, 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 जी। प्लीज़। मैं कमेंट करना चाहती हूँ इस पे। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब हम प्लान नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, तो फिर हम कोई भी काम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। मैनेज करने के लिए सबसे पहले प्लान करना उसको बहुत ज़रूरी है कि स्मूथली आप प्लानिंग को गोल तक पहुँचाने के लिए आपको पहले प्लान करना आना चाहिए। तो प्रॉपर प्लान जो-सा ना अगर आप वो नहीं हुँ, कर सकते तो डिस्कनेक्ट हो गया बीच में लेकिन बात हमें समझ में आ गई कि प्लानिंग जो है वो बेस है।
ना सिर्फ किसी भी लेसन की बल्कि ज़िंदगी में किसी भी अमल के लिए अगर आप प्लानिंग नहीं करते, तो असल में हम जो है वो फ़ेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जब हम जो है वो प्लानिंग करने में फ़ेल हो जाते हैं, तो एक्चुअली हम फ़ेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज़ पर्टिकुलर लेसन। जो हमारा लेसन प्लानिंग है, उसके क्या कंटेंट्स हैं, हम क्या कवर करेंगे, हमारी आपस में आज क्या-क्या बात होगी, लेट्स सी। सबसे पहले विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ प्लान। ऑब्वियसली पहले हम ये समझेंगे कि लेसन प्लान होता क्या है। देन विल टॉक अबाउट अ लेसन प्लान, अ लेसन विदाउट अ प्लान, कि अगर प्लान ना किया गया वो लेसन, तो फिर क्या कुछ जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। देन विल टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग, कि मकसद क्या है, आखिर क्या ज़रूरत है हम इतना टाइम इसके ऊपर लगाएं। हम वो वक्त, अक्सर लोग कहते हैं कि हम प्लानिंग में वक्त क्यों ज़ाया करें, हम फ़ौरन ही अपना काम शुरू कर दें तो हमारा वक्त बच जाएगा। तो इससे बेहतर है कि वो जो 5-10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा हमारा प्लानिंग में लगने लगा है, वो हमारा काम में लग जाएगा। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मकसद है आखिर लेसन प्लानिंग का, वो जो टाइम हम प्लानिंग को दे रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। देन पॉइंट्स टू पॉन्डर व्हेन राइटिंग अ प्लान, कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जब हम एक लेसन को प्लान करते हैं। देन अ फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, फिर हम आखिर में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। किस तरह आप एक लेसन प्लान को किन-किन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए बना सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर व्हाट इज़ अ लेसन प्लान। तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू कमेंट, मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई कमेंट करे कि आपके ख्याल में लेसन प्लान क्या होता है। ऑडियंस में से मैं चाहूंगी कि कोई कमेंट करे। जी, मेरा नाम समीना है। मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगी। A lesson plan is a teacher's daily guide for what students need to learn, how it will be taught, and how learning will be measured. हम्म, ठीक हो गया। ये तो बिल्कुल ही मेरे जो डेफिनेशन जो मैंने बताई उसके बहुत ज़्यादा करीब है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बिल्कुल, लेसन प्लान इज़ द इंस्ट्रक्टर्स रोड मैप। जैसे हम आजकल गूगल मैप है, बहुत कॉमन है, आप देखते हैं जब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो आप फ़ौरन गूगल मैप ऑन करते हैं और आपको गूगल मैप बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लोकेशन पर पहुँचा देता है। बिल्कुल ऐसे ही लेसन प्लान एक टीचर को उसकी अपनी स्टार्ट की जगह से लेकर उसकी एंड की जगह तक एक बिल्कुल स्मूथली पहुँचा देता है। वरना अगर आपके पास वो गूगल मैप जब नहीं हुआ करता था, अगर आप याद करें, तो उस वक़्त हम जब हमें कोई जगह सही नहीं पता या हमें कुछ उसके बारे में पता है, तो हम भटकते हुए जाते थे और हमारा वक़्त भी ज़्यादा लगता था, हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता था। तो इस तरह जब ये गूगल मैप आया तो इसने हमारे लिए बड़ी सहूलत कर दी। तो बिल्कुल लेसन प्लान भी इसी तरह एक रोड मैप है जो स्टूडेंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए टीचर को ये बताता है कि उसने किस तरह, टीचर ने कैसे अपने लेसन को प्लान करके स्टूडेंट्स की नीड तक पहुंचना है। ठीक है, हाउ इट विल बी डन इफेक्टिवली ड्यूरिंग द क्लास। ऑब्वियसली ये भी ज़हन में होना चाहिए कि ये लेसन प्लान क्लास में एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली टीचर्स लेसन प्लान है तो क्लास में ही एग्जीक्यूट होगा। तो स्टूडेंट्स की नीड को कैसे क्लासरूम में आपने पूरा करना है, ये उसके लिए आप एक लेसन प्लान बनाते हैं। देन अ लेसन विदाउट अ प्लान, दोबारा एक सवाल है। इससे पहले मैं, असल में इंटरेक्शन इतनी ज़रूरी होती है, अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो बात समझ में भी नहीं आती है। तो इसमें टू वे प्रोसेस होना चाहिए। तो अगेन माय क्वेश्चन इज कि अ लेसन विदाउट अ प्लान, अगर आपने प्लान नहीं किया तो फिर आपको क्या लगता है कि लेसन कैसा होगा आपका? कुछ तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। जी, कोई इस पे कमेंट करना चाहे? हाँ, जैसे कि आपने बताया अभी खुद ही कि जो लेसन प्लान है वो हमें किसी मकसद तक पहुँचने में मदद करता है। अगर हम लेसन प्लान नहीं बनाएँगे, तो फिर हम हम्म, डाइवर्ट हो जाएँगे। हम अपनी गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। हमारी डाइवर्जन और सच्ची बात ये है कि हम अपने मकसद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत अच्छी बात की, वही वाली बात कि हम डाइवर्ट हो जाएंगे, हमारा फोकस नहीं होगा एक जगह पर। तो लेट्स सी, हम बात करते हैं। इमेजिन रिसीविंग मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्टिंग डायरेक्शंस व्हाइल यू आर ट्राइंग टू नेविगेट। आपने शायद वो एक गेम होती है, मुख्तलिफ गेम शोज में भी देखी होगी कि वो समटाइम्स वो हस्बैंड वाइफ बुला लेते हैं और वो हस्बैंड की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वाइफ जो है वो
उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ जाए, वहाँ जाए, ऐसे ढूँढे, वैसे ढूँढे, और वो बेचारा कभी एक तरफ जा रहे होते हैं, कभी दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, और वो फिर उनको मिल नहीं रही होती। तो अगर लेसन प्लान नहीं होगा तो टीचर और स्टूडेंट दोनों की कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल होगी। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो भी देखें, एक छोटी-सी मुख्तसर सी वीडियो, और मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली अगर आपका लेसन प्लान नहीं होगा तो क्लास में किस तरह की सिचुएशन होगी। लेट्स सी, ये देखो। जी, तो ये एक्चुअली छोटी-सी एक वीडियो थी। उम्मीद है आपने एन्जॉय भी की होगी, लेकिन आपको समझ भी आ गई होगी बात कि कुछ इस किस्म का मेस होगा क्लास में। अगर आपका लेसन प्लान, अगर आप पहले से अपने लेसन के लिए तैयार नहीं हैं, तो उस्ताद भी, उसको भी समझ नहीं आएगी कि मैंने किस रास्ते पे जाना है, और बच्चे भी जो है वो अपनी ही रास्तों पे चल रहे होंगे, कोई किसी उस पर, कोई किसी पे, क्योंकि बात उनको समझ नहीं आ रही होगी। So lesson plan, it is very important. This is exactly how a student would feel in a class that is disorganized and has poor delivery. तो आपको भी अगर कोई बात समझा रहा और आपको समझ ना आए, तो बच्चा है, ज़ाहिर है वो तो शरारतें करेगा ही, लेकिन बड़े को भी समझ ना आए तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेता चीज़ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले चीज़ को प्लान करें। पर्पज़ ऑफ लेसन प्लानिंग, आपको क्या लगता है कि लेसन प्लानिंग का क्या मकसद होता है? कुछ तो हमने बातें डिस्कस कर ही ली है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात अहम है, तो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि हम फिर अगली जो है ना, इसकी मज़ीद डिटेल में जाएँ। अब पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई बात करना चाहे। मीन्स अक्सर और मैम मैं मेरे ख्याल से पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग यही है कि वी प्लान सो दैट वी कैन टीच विद इंटेंशन, ताकि जो हुँ, स्टूडेंट की लर्निंग है, इट बिकम्स वेरी क्लियर एंड इट बिकम्स वेरी फोकस्ड एंड देयर इज अ पर्पस बिहाइंड टीचिंग एंड देयर इज अ पर्पस बिहाइंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। येस, थैंक यू वेरी मच Yes. ज़क्सा। Zaira, want अ, to ask you a question? या श्योर। जी, जी Assalamu Zaira, alaikum. please. वालेकुम My Walaikum name अस्सलाम। is Salam. Zahra. Okay, one of the purpose could be to build the confidence in the teacher. She would be confident with the lesson planning and she would execute within the time. And even she will be able to take the responses from the children, whether the thing that she has delivered, हुँ। it's given to the child or execution जो है वो बच्चे के सामने किस हद तक जो है ना वो उसकी फ्रूटफुल रही या सक्सेसफुल रही। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। लेट्स सी कि हमने इसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है इन पॉइंट्स को। कीप्स द टीचर ऑन ट्रैक, जैसे हमने बात की कि इट्स अ रोड मैप, तो टीचर को ट्रैक पे रखने के लिए एक लेसन प्लान की ज़रूरत होती है। देन इट हेल्प्स टू चूज़ इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप जब लेसन को पहले प्लान करते हैं, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप डिसाइड कर लें कि मैंने कौन-सी मेथोडोलॉजी चूज़ करनी है। क्या मैंने अपना लेसन किस तरह शुरू करना है, कैसे एंड करना है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी? अगर आप रैंडम किताब खोलते ही, टॉपिक देखते ही शुरू हो जाएँगे, तो वो आपको जो सोचने का वक़्त है, वो नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि उस वक़्त मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल हो, बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हों, क्लास एनवायरनमेंट कैसी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वक़्त मिले ना मिले। तो इसलिए वेल बिफोर टाइम इफ यू प्लान समथिंग, दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। Then it aids in aligning with curriculum standards. It's very important. अगर आप जो है वो एक प्रोफेशनल टीचर हैं, एक स्टैंडर्ड टीचर हैं, तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि करिकुलम आपका है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं, वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आप हर वो चीज़ अपने लेसन प्लान में ऐड करेंगे जो आपके करिकुलम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज़ अगर कोई टीचर जो है वो प्रोफ़ेशनल नहीं है और वो सिर्फ़ गुज़ारा कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर तो स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक प्रोफ़ेशनल और अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो करिकुलम हमें प्रोवाइड किया गया है, हम उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने लेसन को प्लान करें। देन इट रिटेन्स स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। आप ने देखा होगा स्टूडेंट एंगेजमेंट इतनी ज़रूरी है, और ये जेंडर वाइज़ डिफ़र भी करती है। मतलब अगर आप बॉयज़ की क्लास को ले रहे हैं, तो आपको एक डिफरेंट किस्म की एंगेजमेंट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़के तो आपको पता है कि दैट इज़ दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल, और वो उनको एंगेज करने के लिए आपके पास एक पटारी होनी चाहिए पूरी एक्टिविटीज़ की, वरना वो आपको क्लास में टिकने नहीं देते।
तो इसलिए आपको सोचना है कि मैंने किस किस्म की एक्टिविटीज़ जेंडर वाइज़ भी आप सोचेंगे और एज वाइज़ भी ज़ाहिर है वो डिफरेंट होंगी। मॉन्टेसरी के बच्चों के लिए और होंगी, अडल्ट्स के लिए और होंगी, एलिमेंट्री के लिए और होंगी, सेकेंडरी के लिए और होंगी। उनके करिकुलम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्लान करना है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ गाइड टू द सब्स्टिट्यूट टीचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट टीचर, आप बीमार हैं, आप स्कूल नहीं गए, आपको कोई काम है, आप क्लास नहीं ले सकते, यकीनन आपकी जगह कोई और टीचर जाके पढ़ाएगा और जब वो पढ़ाएगा तो उसे नहीं पता कि आज मैंने क्या पढ़ाना है, या अगर उन्हें ये पता है कि उन्होंने आज क्या पढ़ाना है तो उन्हें उन्हें ये नहीं पता कि मैंने कैसे पढ़ाना है। अगर आप उनको एक हैंडी गाइड दे देंगे, लेसन प्लान दे देंगे और वो एक नज़र उसको देखेंगी तो उन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि मैंने आज ये क्लास कैसे लेनी है। ठीक है? तो दिस इज़ एक्चुअली अ गाइड टू द सब्स्टिट्यूट टीचर एज़ वेल। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू फॉलो। वो कौन से अहम पॉइंट्स हैं, नकात हैं जिनको हमने फोकस करना है व्हाइल वी प्लान अ लेसन। लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर लेसन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और जो टीचर्स टीचर ट्रेनिंग में हैं या फिर स्कूल्स में करिकुलम डिजाइनिंग में इन्वॉल्व है या फिर कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट टीचर्स के साथ, और वो ज़रूर ये जानते होंगे कि एसएलओज आजकल बड़े अहम हैं। गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं एसएलओज, स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो वो कई स्कूल्स में बल्कि कहा भी जाता है कि आप सबसे पहले जब क्लास में जाएं तो बोर्ड पे साइड पे जो है वो एसएलओज लिखें कि वो बहुत ज़रूरी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर बोर्ड की क्लासेस को ये भी कहा जाता है कि जी आजकल आपने देखा होगा 9th-10th का जो सिलेबस है उसमें वो एसएलओज ही प्रोवाइड करते हैं और साथ में टॉपिक्स दे देते हैं। मतलब बुक्स भी उनकी फिक्स्ड नहीं है, बहुत सारे बोर्ड्स की बुक्स को वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए लेसन ऑब्जेक्टिव्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये होते क्या हैं? लेट्स सी। और जो सबसे पहली चीज़ हम लेसन प्लानिंग में अपने ज़हन में रखते हैं वो है भी लेसन ऑब्जेक्टिव्स। What are the objectives of the lesson? It's vital to always think about why they are doing an activity. Who is doing an activity? Students. अब आपने ऑब्जेक्टिव्स को, लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे डिजाइन करना है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट, जो आप एक्चुअली चाहते हैं कि बच्चे आपको आखिर में वो प्रोवाइड करें, वो नॉलेज जो बच्चों से आप लेना चाहते हैं इन द एंड इन द फॉर्म ऑफ एनी एक्टिविटी या एग्जाम, वो आप उस उन्हें कैसे पहुंचाएंगे और बच्चा उसको कैसे अंडरस्टैंड कर लेगा बहुत अच्छे से, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें क्या-क्या चीजें आपको जहन में रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे जाएंगे, लेट्स सी। लेसन ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पर एक रूल गिवन है। लेट्स सी। ये स्मार्ट रूल है और ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले रिटन ऑब्जेक्टिव्स शुड बी कैरेक्टराइज्ड एज स्मार्ट। अब स्मार्ट इज एक्चुअली एन एब्रिविएशन हियर, एक्रोनिम है और ये इसका हर लेटर हमें कुछ मैसेज दे रहा है। तो S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, कि आपके जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं दो शुड बी स्पेसिफिक। कैसे? वेल डिफाइंड टू स्टूडेंट्स के हवाले से आपने अभी स्टैंडर्ड्स को, ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है। ऑब्जर्वेबल टू टीचर्स, ऐसे नहीं होने चाहिए मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप स्केलेटन पढ़ा रही हैं, ठीक है, बायोलॉजी की टीचर हैं, आप स्केलेटन पढ़ा रही हैं और आप अपने ऑब्जेक्टिव में ये लिखें कि जी इन द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू जॉइन द ब्रोकन बोन्स। ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट इन द क्लास। तो वो ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो ऑब्जर्वेबल भी नहीं है, मुमकिन नहीं है, बच्चे के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, वैल्यूएटर के लिए ऑब्जर्व करना मुश्किल है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको जो है वो ऑब्जर्व भी किया जा सके। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सवाल हैं जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखें तो ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो लेसन है वो किसके लिए है। क्या वो मॉन्टेसरी के बच्चे के लिए है, 3-4 साल के बच्चे के लिए? क्या आप 4-5 के बच्चे के लिए वो बना रहे हैं जिसकी उम्र जो है वो 10 से 12 साल की बीच में है? या वो लेसन प्लान क्या आप सेकेंडरी के बच्चे के लिए बना रहे हैं जो 14-15 इयर्स का है, या फिर उससे भी बड़े बच्चे के लिए? तो ये डिपेंड करता है हु इज एक्चुअली द ऑडियंस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली वो छोटे बच्चों के हवाले से एक्टिविटीज बनेंगी वो डिफरेंट होंगी,
वो लेसन प्लान डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे टीचर्स, और जो बड़े बच्चों के हवाले से होंगी वो बिल्कुल जो है वो 180 डिग्री के एंगल पर होंगी, क्योंकि बड़े बच्चे आपकी बात को बआसानी समझ जाते हैं। उनके लिए शायद आपको ऐसी एक्टिविटीज बनानी पड़े जो बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो, लेकिन छोटे बच्चे आपकी बात को इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं करते, उन्हें आपको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। तो उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे वो जरा मुख्तलिफ किस्म के होंगे, उनके लिए एक्टिविटीज भी मुख्तलिफ होंगी। देन व्हाट, आपका टॉपिक क्या है, आप पढ़ाने क्या जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो कोई ग्रामर का टॉपिक शायद पढ़ाना चाहते हो। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो कोई साइंटिफिक थ्योरी शायद पढ़ाना चाहते हो। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो आप हो सकता है कि आप कोई इक्वेशंस या फार्मूलाज बताना चाहते हो। तो आपने पढ़ाना क्या है स्पेसिफिकली वो आपके लेसन प्लान में होना चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन। ये व्हेन आपको दिन भी बताएगा, आपने लेसन प्लान में लिखना है। फॉर एग्जांपल टुडे इज 7th ऑफ फेब, तो अगर आपने आज कोई लेसन डिलीवर करना है तो आपने लेसन प्लान पर लिखना है कि ये लेसन प्लान आज की तारीख में जा रहा है। और व्हेन आपको एक ड्यूरेशन का भी आंसर करेगा कि आपका लेसन प्लान कितनी ड्यूरेशन का है। क्या ये 45 मिनट्स का एक स्लॉट है, उसमें आपने डिलीवर करना है, या आपने सोचा है ये जो मेरा टॉपिक है ये मैं 2 स्लॉट्स पे पढ़ा दूं। तो 45 मिनट का अगर आपका एक पीरियड है तो 90 मिनट्स हो जाएंगे। या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर तो जो लेसन है, सॉरी पीरियड है, वो तो 1 आवर का होता है, तो आप 1 आवर के हिसाब से प्लान करेंगे। तो जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन सेट किया है, जो आपको अपने बच्चों की एज के हिसाब से और उस टॉपिक की डिफिकल्टी के हिसाब से लगता है, वो टाइम ड्यूरेशन आप उसको दे दें। वेयर इन द क्लास, समटाइम्स लैब में भी लेक्चर्स दिए जाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, तो ये भी लिखना जरूरी है कि वेयर यू वांट टू डिलीवर द लेक्चर, उसके हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव है। वाई आपको अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे पर्पस, तो पर्पस के लिए भी ये सबसे बल्कि अहम एक सवाल है कि आप जो लेक्चर दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है। एक किताब है स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उसमें एक हैबिट है, सेकंड हैबिट, कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब जो भी आपने काम करना है, आपने एंड प्रोडक्ट को अपने माइंड में रखना है। अगर आप एंड प्रोडक्ट, अपने कॉन्सिक्वेंसेस को अपने माइंड में नहीं रखते, आप अपनी अचीवमेंट, लास्ट अचीवमेंट को अपने माइंड में नहीं रखते, तो आप स्टार्ट से लेसन को लेकर चल ही नहीं सकते। इसलिए जो वाई का आंसर है, ये आपने इसी तरह देना है अपने ऑब्जेक्टिव्स में। जो आपने एंड प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको दे, जिस तरह वो आपको रिप्लाई करे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो उसको लेकर आपने ज़हन में रखते हुए आपने ये ऑब्जेक्टिव्स बनाने। Then the next in SMART is measurable. M for measurable. The these objectives can be evaluated. मतलब ऐसे होने चाहिए जिनको evaluate किया जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर वो आप कहें कि जी मैं स्केलेटन इसलिए बढ़ा रही हूँ कि जी बच्चा वो हड्डियां जोड़ लेगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वो इवेल्युएशन भी नहीं हो सकती उसकी ऑब्वियसली विद इन द क्लास। तो आपके जो रियलिस्टिक किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव इज आइदर रीच्ड और नॉट। मतलब ये भी कमोपेश वही बात है कि ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाया है, जो भी लिखा है, जो भी सोचा है, वो क्या अप्रोचेबल है, उसको आप उस तक पहुंच सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं। देन ए फॉर अचीवेबल, स्टूडेंट्स आर एकेडमिकली रेडी फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। बड़ा अहम है। जैसे मैंने आपको जेंडर की भी एग्जांपल दी कि समटाइम्स आप के जो बॉयज हैं दे आर नॉट रेडी। बाज़ औक़ात जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो तैयार नहीं होते पढ़ने के लिए। तो आप का जो के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो उसको उस तक पहुँचने के लिए आपके जो बच्चे हैं वो रेडी हों। दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर ऑल विद यू, कि वो जो है वो आपने जो सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग वो आपके साथ चलें। तो ज़ाहिर है जब आप ये चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपके साथ चलें, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी ऐसे ही होने चाहिए जो स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। Then it stands for relevant. Relevant means prepare student for the standardized testing. For example, आप देखें बोर्ड एग्जामिनेशन है, हम जो कुछ पढ़ाते हैं हम कहते हैं जी बोर्ड का फॉर्मेट हमें ये कह रहा है, बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो हमें ऐसे कह रहा है, बोर्ड के SLOs जो है वो हमसे ये डिमांड कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ाते हैं।
लेकिन दिस इज नॉट द बोर्ड। स्टैंडर्ड सिर्फ बोर्ड ही नहीं है, आपका अपना जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पर भी उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत जरूरी है। तो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होने चाहिए, क्योंकि आपने अपने स्टूडेंट को भी उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। रिलेट्स टू लार्जर आइडियाज। अब लार्जर आइडियाज क्या है? एक तो हमने ये आइडिया है कि आप क्लास में गए, आपने किताब खोली, आपने देखा कि आज का जो टॉपिक है दैट इज स्केलेटन, और आपने वही किताब में देखा कि ये जो एक पेज का मेरे पास कुछ स्केलेटन के बारे में कुछ नोट्स है, तो मैंने ये बच्चे को समझाना है और उसे बताना है और बस बात खत्म हो गई। बच्चा कैसे उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा, ये बड़ा अहम है। लार्जर आइडियाज को आपने लेकर आना है। उसको क्या फायदा है कि वो ये आज आपने एक बड़ा सारा उसे इन्हें जो लेसन दे रहे हैं, उससे उसने क्या सीखा है, उसको जिंदगी में क्या फायदा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि मैम ये जो आप पढ़ा रहे हैं, इसको हमें क्या फायदा है इसका। हमें ये जो आप मेजरमेंट्स बता रहे हैं हम जिंदगी में कहाँ अप्लाई करेंगे, या वो फलाना जो साइंटिस्ट था वो खुद तो थ्योरी बना गया और हमें जो है वो फंसा गया। मतलब इस तरह के बहुत सारे कैजुअल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो बच्चे आपसे अक्सर पूछते हैं, और हमारे पास कई टीचर्स के पास इसका जवाब बाज़-औक़ात नहीं भी होता। वो ये कहते हैं जी ये दिया हुआ है, इसलिए हमने जो है वो ये पढ़ाना ही पढ़ाना है। नहीं, ये बात नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक आइडिया की, हर एक टॉपिक की अपनी एक रियल लाइफ में अहमियत है, और वो हम जब तक बच्चे को नहीं बताएँगे, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं है। बिल्ड्स ऑन प्रायर नॉलेज। हम जैसे हम बच्चे को इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाते हैं, तो बच्चे की ग्रामर डेवलप होना शुरू हो जाती है मेंटल। मतलब जो लर्निंग करता है वो उसके दिमाग में जाती है, और जब भी वो ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट देखता है वो ऑटोमेटिकली उसके जवाब देना शुरू कर देता है। इसी तरह जब हम बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो वो लैंग्वेज उसके माइंड में फीड होती जाती है, और वो उसकी मेंटल लैंग्वेज जो है वो बनती जाती है। इसी तरह जो भी नॉलेज आप बच्चे को देते हैं वो उसके दिमाग में बैठता जाता है। जो स्टैंडर्ड टीचर्स, प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, वो जब क्लासरूम में जाते हैं तो वो यूजुअली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, जिसका जिक्र हम आगे भी करेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी से वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछेंगे, और फिर मतलब वो जो भी टॉपिक होगा उससे पहले के जो कनेक्शंस होंगे उसके बारे में वो सवालात पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, और फिर बच्चे उनको जवाब जब देंगे तो वो अपने टॉपिक की तरफ बच्चों को लेकर आएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू टीच, टू स्टार्ट द लेक्चर। ठीक हो गया? तो आप इस ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बच्चों के प्रायर नॉलेज को कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे उसको ग्रोथ दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द लास्ट वन इज टी, दैट इज टाइम बाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वो होती है उनकी टाइम मैनेजमेंट। वो विद इन टाइम, उन्होंने 45 मिनट का लेक्चर तैयार किया है, लेकिन वो लेक्चर जो है 45 मिनट्स में ख़त्म नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्हें टाइम बाउंड अपने आप को करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप अपने आप को उस लिमिटेड टाइम में फिक्स कर लें। मतलब बोलना तो सभी को अच्छा लगता है, बट उस एक लिमिटेड टाइम में आप कॉम्प्रिहेंसिव बात कैसे फ्लोट करते हैं, कैसे कन्वे करते हैं, दैट मैटर्स। Madam, नाउ Maruf जी, Zahoor wants to ask a question in between. जी, श्योर, श्योर। Ji, Maruf Zahoor, please speak up. Basically, I don't want to ask question. I want to add something. Yes. श्योर। कि जो learning objectives हैं, these are just like the Bloom's taxonomy learning objectives. Means we start from the remember and then understanding and applying and analyzing, evaluate and create. With these objectives, if we keep these objectives in our mind, our lesson plan will become very clear. Because at in the very end we have to create something, and same things are added to the federal board as well. Means by I think from 5th class to 10th, these objectives by applying are added to the courses of curriculum of federal board, and hopefully I think that these are added to the Punjab board as well. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Whatever ma'am is telling about, means these can relate to those objectives as well. जी, थैंक यू वेरी मच मारूफ। विल आल्सो टॉक अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आगे की एक दो स्लाइड्स में है, लेकिन बहुत अच्छा आपने
एक स्टार्टर दे दिया, कनेक्शन दे दिया, दैट इज़ वंडरफुल एंड आई लव कि जब हमारी ऑडियंस भी इतनी माशाल्लाह एजुकेटेड और इतनी प्रोफेशनल है कि इतने उनको भी लाइक नॉलेज है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ-साथ मेरी ऑडियंस भी जो है वो इसमें एड अप कर रही है। थैंक यू वेरी मच। हियर वी हैव अ लेसन ऑब्जेक्टिव एग्जांपल। एक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कुछ जनरल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। But here there is only one example. Let's see what it is. 80% of students will be able to solve system of equations using the elimination method by the end of the period and assessed using a 5-question multiple choice quiz. This is one of the objectives. ये comprehensive सा objective है, इसमें बहुत सारे points included हैं और अगर आपको याद हो तो हमने पिछली स्लाइड में एक बात की थी कि आपको कुछ questions माइंड में रखने हैं। वो questions क्या है? Let's see. I'm just gonna show here. One by one मैं शो करती चली जाती हूँ, बल्कि मैं सारे शो कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस में से कोई मुझे ये बताता चला जाए, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब इस एक एग्जाम्पल में मौजूद है। Can anybody tell me that who, what, how, when, why? कौन से ऐसे phrases या parts of sentence हैं जो इनको आंसर कर रहे Who is telling about 80% of students? हैं? Who is 80% of students? Who का आंसर हो गया? Okay. What about what? System of equation what? बिल्कुल सही। System of equation is the answer of what? ठीक हो गया? Then Using the elimination method how? ठीक है, using the elimination method, methodology भी given है। How? Yes, Okay. how? And by the end when? Yes, by the end of the period is when. When? Okay. And Means that you are assess- gonna utilize the whole period. ना? By the end Yeah, आपको ये yeah. product मिलेगा. Okay, fine. And why? Multiple choice and assessed. Yes. Yes. For Yeah. assessment. Exactly, because you have designed a multiple choice quiz for the students and you want them to attempt it and you want to evaluate students through that quiz. तो आप इसलिए आपने ये सारी एक्टिविटी को डिजाइन किया, इसलिए आपने ये सारा ऑब्जेक्टिव बनाया है। Okay, what can be a tempting start of a lesson to arouse students' interest? Very important question. Usually बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं बॉदर करते। वो क्लास में आते हैं, दे आर सो मच ऑक्यूपाइड और बाज़ औक़ात तो टीचर्स बल्कि मैं कहती हूँ इससे भी पहले लेसन प्लान का हिस्सा होना चाहिए कि टीचर्स ने क्लास में आते ही सलाम करना है, बच्चे को ग्रीट करना है एंड देन यू नीड टू आस्क कि हाउ वाज़ योर डे एंड हाउ डिड यू फील yesterday, what were you doing yesterday? Why were you absent? अगर कोई absent है तो उससे पूछे why were you absent? Was everything fine? तो मेरे ख्याल में तो लेसन प्लान का ये भी पार्ट है, ये इससे पहले होना चाहिए। लेकिन चलें, that is a general thing. Let's specifically focus on this thing कि what can be a tempting start? आपके ख्याल में एक नॉर्मल स्टार्ट तो ये है कि आपके क्लास में आपने बोर्ड पे डेट लिखी, डे लिखा और आपने समटाइम्स टॉपिक लिखा। कुछ लोग टॉपिक भी नहीं लिखते, उनको इतनी जल्दी होती है, किताब खोलते हैं और वो अपना लेसन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बट इफ देयर इज अ प्रोफेशनल एंड अ गुड टीचर, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन बी डिफरेंट वेज, कैसे किस तरीके से हम अपना जो लेसन है वो स्टार्ट ले सकते? प्लीज ऑडियंस में से मैं चाहूंगी मुख्तलिफ लोग इस पर कमेंट करें। Ma'am, I wanted to say, in my experience, I've noticed that whenever I start with a question related to their life, whether it is student life or whether it is related to what is happening in their family, they are instantly very tempted to respond, and they're very instantly interested in the class. And sometimes even if I start with some viral meme over the internet and connect it with the topic at hand, that instantly grabs their attention and that instantly hooks them in the class. So these methodologies, I think, in my experience, have Wonderful. Very nice. Okay, Miss, I guess Miss Aksa. Miss Aksa has related this thing कि she actually uses the real life examples. वो इंटरनेट से हेल्प ले लेती हैं या फिर उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं, तो the students they get engaged. Anybody else wants to participate? कोई और बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? मेरा नाम रिजवाना हुसैन है। जी। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं चूंकि लड़कियों को पढ़ाती हूँ तो उनको बातें करने का बहुत शौक होता है। तो जब भी मैं लेसन स्टार्ट करती हूँ तो मैंने जो पढ़ाना होता है तो उससे रिलेटेड मैंने कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई बात सोच के रखी होती है। तो जब भी मैं जाती हूँ तो मैं एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती हूँ जो उसी टॉपिक से रिलेटेड होती है। तो बच्चियां खुद ब खुद अपना फीडबैक देना शुरू कर देती हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाए बगैर ही बच्चियां खुद ही अपने फीडबैक से वो सब खुद ही पढ़ लेती हैं।
और जब उनको कहा जाता है कि अब आप इसको बुक से रीड करें, तो वो बड़ी खुश भी होती हैं कि हमें तो सब कुछ आता है। तो आप उनको बकअप कर दें कि आप तो बहुत लायक हैं, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, और जो रह गया है वो आप अपने लेसन में उनको पढ़ा दें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आसान तरीके से क्विकली भी हम अपना टारगेट भी अचीव कर लेते हैं और बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, मिस रिज़वाना ने बहुत अच्छी हमें एक टिप दी, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चे की साइकी को समझते हैं, आप जेंडर की साइकी को समझते हैं कि बच्चियाँ हैं तो उन्हें बातें करने का शौक है, तो उनको बातों से ही आप उसके लेसन का आगाज़ कर देते हैं, तो बहुत अच्छा। और कोई पार्टिसिपेंट अगर अपनी कोई राय देना चाहता है तो? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी हैव रिटन हियर। देयर कैन बी अ पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल आप आज बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं वर्ब का, फॉर एग्जाम्पल, तो आप 1, 2, 3, 4 पिक्चर्स लेकर आए हैं, आप उनको दिखाते चले जाते हैं। अब बच्चों को उसमें कोई कनेक्टिविटी नज़र आती है कि अच्छा ये तो एक ही जैसे एक्शन हो रहा है, एक बंदा चल रहा है, एक बंदा साइकिल चला रहा है, कोई डिशेज़ वॉश कर रहा है, मतलब आप उनको एक्शंस पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाते चले जाते हैं, तो बच्चा फ़ौरन और बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट आर दे डूइंग? तो द स्टूडेंट्स विल टेल यू कि दे आर वॉशिंग, दे आर वॉक ही शी इज़ वॉकिंग और ही इज़ साइक्लिंग। तो सारे वर्ब्स आ गए। जब आप वो उन वर्ब्स को वो बार-बार डिफरेंट पिक्चर्स में पढ़ेंगे, तो वो क्विकली दे विल कनेक्ट देमसेल्व्स विद द टॉपिक। देन यू कैन यूज़ एनी चार्ट, स्पेशली जो साइंस टीचर्स हैं, वो चार्ट्स का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और ये रेडीली अवेलेबल भी होते हैं मार्केट में। तो यू कैन शो देम टू ग्रैब देयर अटेंशन, यू कैन शो देम द चार्ट कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। और देयर कैन बी अ मॉडल। अच्छा, मॉडल देख के तो बच्चे वैसे ही बहुत ट्रिगर हो जाते हैं कि अच्छा, और ये स्केलेटन का मॉडल तो मैंने लगाया भी इसीलिए कि हम भी जब छोटे हुआ करते थे तो हमारी क्लास में जब हमारे टीचर्स स्पेशली स्केलेटन का मॉडल लेके आते थे तो हम बड़े हंसते भी थे, हमें बड़ा मजा आता था वो स्केलेटन देख के। तो दिस इज वेरी यू कैन से टेम्पटिंग एक्टिविटी कि आप कोई डिफरेंट चीज हाथ में उठा के लेके जा रहे हैं। देन रियलिया वेरी इंपॉर्टेंट, आप रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे अभी पार्टिसिपेंट थी मिस अक्सा, उन्होंने कहा कि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ या उनकी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए वो अपने लेसन का स्टार्ट लेती हैं। तो आप कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल, जिस तरह आप जो है वो एडजेक्टिव्स फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाने हैं। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ समथिंग, वो जो भी आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक टीचर है, वो लेकर आई एक बॉक्स, उसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ें जो है वो डाल दी थी। कोई लिज़र्ड थी, कोई एप्पल था, कोई मतलब लिज़र्ड का जो है वो टॉय लिज़र्ड थी। मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उन्होंने डाल दी और उस बॉक्स में उन्होंने होल्ड कर दिया और उन्होंने कहा जी अब बच्चों को बुलाते जा रही हैं, और बच्चे उसमें हाथ डालते थे और वो जो चीज़ उनके हाथ में आती थी उस हिसाब से वो एक फीलिंग, एक इमोशन शो करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने लिज़र्ड हाथ में लिया है तो वो बहुत बुरा-सा मुँह बनाएगा। एक एंग्ज़ायटी सी उसके चेहरे पर आ जाएगी, जिसके हाथ पे एप्पल आ गया उसके फेस पे हैप्पीनेस आ जाएगी। मतलब वो फिर उससे रिलेट करके उन्होंने जो है वो एडजेक्टिव्स बनाए। तो यू कैन यूज़ रियलिया एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आप कोई भी, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद एनी क्वेश्चन। आप कोई भी पिछले टॉपिक से रिलेटेड या उस टॉपिक से पहले आपको लगता है कि ये बात बच्चों को पहले से मालूम होगी, तो आप क्वेश्चंस पूछ के बच्चों को अपने टॉपिक की तरफ ला सकते। दिस पॉइंट हियर, हाउ कैन आई चैलेंज देम मतलब स्टूडेंट्स, हाउ कैन, if your lecture is not having any challenge for the students are not going to get involved. आपको बच्चे के लिए कोई ना कोई चैलेंज दिखाना जरूरी है। तो इसलिए व्हाट अगेन आई एम गोइंग बैक टू द ऑडियंस, मुझे आप सबसे जानना है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने अपने एक्सपीरियंस से आप बताना चाहें हमें, जो आप लोग करते हो क्लास में, आपने की, वो जो एंजॉय किया हो बच्चों ने, तो आप उसको जरूर शेयर करें, तो फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। Banu raised her hand. She wants to say something. या श्योर। Please. Yes, Banu, please. Okay, I think so again. Disconnect. मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करवा, आवाज आ रही है मेरी? जी, of course.
जी, प्लीज़ कंटिन्यू। मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो मैं उनसे क्वेश्चनिंग कर करके उनको आंसर तक पहुँचा देती हूँ बच्चों को। ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कनेक्शन में मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम है, जी, लेकिन आई बहुत थिंक अच्छी। सो। हाँ जी, बहुत अच्छी इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि क्वेश्चनिंग कर करके आंसर तक ही पहुँचा देते हैं। मतलब अच्छा, बच्चों को पता ही नहीं चलता जी, आई वांट कि टू उनको आस्क कुछ पढ़ाया जा रहा टेल है। यू जी, वन थिंग कि अगर जी। आप में से कोई समझते हैं व्यूअर्स में से जो यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टिसिपेंट्स, उनमें से इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, कोई आपके ज़हन में कोई चीज़ है और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप समझते हैं आपका कनेक्टिविटी नहीं, तो आप बेशक उसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। वी कैन सी एंड हुँ। कन्वे योर मैसेज टू मोहतरमा फरजाना मुस्तफा। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छी जो है वो टेक्नीक है। अगर कोई और इसमें ऐड अप करना चाहता है तो ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिज़वाना बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की कि मैं साइंस अक्सर पढ़ाती हूँ, तो उसमें जब मैं उनको कोई बात बताती हूँ और फिर उनसे बच्चों से फीडबैक लेती हूँ और वो पूरी स्टोरी मुझे सुनाते हैं। तो अगर मुझे फ़ील हो कि किसी बच्चे को पता है उस पूरे बात का जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन बच्चा ऑलरेडी जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों मैंने एक लेसन पढ़ाया था बायोगैस से मुतल्लिक। हुँ, और बातों-बातों में ऐसे मैंने ज़िक्र किया कि मैं एक स्कूल में गई थी, तो वहाँ स्टूडेंट्स ने एक मॉडल बनाया हुआ था बायोगैस का। तो एक बच्ची ने मुझे बताया कि उनके गाँव में भी इसी तरह होता है। तो बजाय ये कि मैं पढ़ाती, मैंने उसको कहा कि आप इधर आके स्टूडेंट्स को बताओ। आज आप टीचर हो, हम सब स्टूडेंट हैं। हुँ, तो उस बच्ची ने सारा बायोगैस का जितना प्रोसेस था कि वो कैसे अपने गाँव में उनकी वो गैस बनती है, फिर वो उसको यूज़ कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस जो है वो बच्चों को समझाया। अच्छा, उससे फ़ायदा ये हुआ कि बाकी बच्चियों ने भी रिकॉल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये चीज़ इधर देखी थी या वो किसी जगह गई थी तो उन्होंने ये चीज़ नोट की हुई है या टीवी पे उन्होंने देखा था। तो लेसन पढ़ाना भी आसान हो गया, प्लस ये कि वो चूँकि बच्चों को एक अपॉर्च्युनिटी भी मिली कि वो आज हुँ, टीचर बनेंगी और टीचर जो है वो स्टूडेंट बनेंगी। तो हुँ। उन्होंने एन्जॉय भी बहुत किया और लेसन भी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। रोल रिवर्सल ये भी एक टेक्नीक है कि आप रोल को रिवर्स कर देते हैं। टीचर स्टूडेंट बन जाता है, स्टूडेंट टीचर बन जाता है और इस तरह बच्चों को भी वो अपॉर्च्युनिटी मिलती है जो वो एडमायर करते हैं टीचर को देख के कि वो फ्लोर जो है वो जो स्टेज है जो टीचर के पास होता है वो उसको ऑन करते हैं और वो भी एक दिन के बादशाह बन के या एक दिन की मलका बन के जो है वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स वंडरफुल। लेट्स सी आप व्हाट डज़ दिस मीन? हाउ कैन आई चैलेंज देम? आपके ज़हन में हमेशा लेसन प्लान करते हुए ये सवाल होना चाहिए, आज मैंने क्या नया करना है? मेरा लेसन आज बाकियों से कैसे मुख्तलिफ होगा? मुझे बच्चों को आज क्या नया बताना है? कुछ नया सिखाना है, ठीक है? कुछ नया अपने आप में लेकर आना है। तो जब आपकी ये ज़ील होती है, जब आपकी ये सोच होती है, तो ऑब्वियसली आपका जो लेसन है उसमें एक यूनिकनेस पैदा हो जाती है और जब यूनिकनेस पैदा होती है, तो बच्चा आपको सुनना चाहता है। एवरी लर्नर, व्हाटएवर देयर एज और लेवल, नीड्स टू बी चैलेंज्ड। If there is no challenge, then there is no learning. If there is no learning, there is no motivation. Think about what they already know and make sure your lesson isn't just teaching them the same thing. आपको ये यहाँ तक पहुँचना कि बच्चों को क्या ऑलरेडी पता है, आपने वही बातें दोबारा उन्हें नहीं बता। आप हो सकता है कुछ टीचर्स के ज़हन में ये आए कि हम जो बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं किताब, वो बच्चे ने पहले नहीं पढ़ी होगी, ज़ाहिर है उसे नहीं पता हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जो इंसान की जो पहली लर्निंग होती है वो एक्वायरिंग लर्निंग नहीं होती। वो एक्वायर करता है अपनी एनवायरनमेंट से, अपने इर्द-गिर्द से। कुछ बच्चे बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं, कुछ बच्चे बहुत मूवीज़ देखते हैं, कुछ बच्चे आजकल गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और आज की जो जनरेशन है वो हमारे टाइम की जनरेशन से कहीं आगे है। आप बच्चों से जो बच्चे गेमिंग करते हैं हम अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं उनको अच्छा भी नहीं लगता कि बच्चे गेम्स में मसरूफ़ हैं। लेकिन उससे आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं उनकी वोकैब्युलरी बहुत एनहांस्ड होती है। जो रीडिंग बहुत करते हैं उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है। जो मूवीज़ बहुत देखते हैं, उनकी लिसनिंग बहुत अच्छी होती है, उनके जो जेस्चर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। हर चीज़ से जो बच्चे हैं, वो आजकल के लर्न करते हैं। ये स और फिर आजकल इंटरनेट इतना वास्ट है, उनको टीचर की ज़रूरत नहीं है।
वो यूट्यूब पर अपने जो डिफरेंट किस्म के टीचर्स हैं वहाँ पर जो वीडियोस हैं उनको क्लिक करके वो कुछ कोई भी लेसन आराम से सुन सकते हैं, अपनी मर्जी का टीचर ढूंढ सकते हो। तो आप ही क्यों, वो आप ही को क्यों सुने? तो इसलिए आपको कोई चैलेंज डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो आपने बच्चे की नीड को समझना है कि उसे कितना पता है और मैंने उसे क्या नया बताना है और किस मुख्तलिफ तरीके से बताना है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अभी जो एग्जांपल मैडम ने दी, मैडम रिजवाना ने, कि रोल रिवर्स कर लिया जाए, बाज़ औक़ात रोल रिवर्स करके आप उन्हें चैलेंज देते हैं, बाज़ औक़ात कोई एक्टिविटी लाके, बाज़ औक़ात जैसे मैंने स्टार्ट लिया, एक कोर्ट से लिया और मैंने आपको कहा कि आप मुझे समझाएं, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो वहां से आपने बच्चे को लेकर उंगली पकड़ के आपने उसको एंड तक पहुंचाना है। लेकिन अगर वो उंगली नहीं देगा आपको, तो आप उसे एंड तक कैसे पहुंचाएंगे? तो ये उंगली पकड़ने के लिए आप उसे चैलेंज देना बहुत जरूरी। नेक्स्ट थिंग, एक पार्टिसिपेंट मिस मारूफ थी, उन्होंने हमें बताया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में, और अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की का इमेज है। और जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो यकीनन इसको जानते होंगे, और अगर इस टेक्सोनॉमी को आपने पढ़ा आज तक, तो इसे ज़रूर पढ़ें। ये बेस है हमारी टीचिंग की, और इसको समझना बहुत जरूरी है। हाउ मच डिटेल डू आई नीड ऑन माई प्लान? कितना मैंने पढ़ाना है, बच्चे को कितना सिखाना है? मैंने आज हार्ट पढ़ाना है बच्चे को, तो मैंने क्या क्या उसको उस हार्ट के बारे में बताना है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और ये ब्लूम टेक्सोनॉमी अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, अभी पार्टिसिपेंट हमारी थी, उन्होंने काफी इसको डिस्कस भी किया। बट अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसका जो इमेज है वो मैंने साथ में लगाया है, ताकि आप अगर नहीं जानते तो इसकी नो हाउ ले लें, और अगर जानते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे के जहन में। अब कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स की जरूरत होती है। कैसे? आपने जाते ही किताब खोलनी है, पे वाला पेज खोलें और ये रीडिंग शुरू कर दें, और इसमें जो लिखा है और आप वो रीडिंग करता जाए एक एक लाइन की, और आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते जाए। ये इनफ नहीं है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, लेट्स सी। ब्रेनस्टॉर्मिंग, सबसे पहले आपने बच्चे के जहन को तैयार करना है, जिस तरह कि हमने पीछे बहुत ज्यादा डिस्कस किया। आपने उनसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने उनको किसी चार्ट के जरिए, किसी पिक्चर के जरिए, किसी रियालिया के जरिए उनको उनके टॉपिक तक लेकर आना है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, पहले उनके जहन को तैयार करना है। जिस तरह अगर आप कोई केक बनाते हैं ना, तो आपने उसे बेक करना, तो बेक करने से पहले आप अवन को कुछ देर तक गर्म करते हैं, ठीक है? अब वो गर्म करना क्यों जरूरी है? दैट इज अ टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप उसको तैयार कर रहे हैं कि मेरे केक को बहुत अच्छा बेक करना। और अगर आपने ठंडे अवन में उसको केक को रखा और फिर उसे ऑन किया, तो वो केक तो शायद तैयार हो जाएगा, बट वो वैसा नहीं होगा जैसा कि वो होना चाहिए, अच्छा नहीं तैयार होगा। तो इसलिए बिल्कुल इसी तरह जो आपका लेसन है, अगर उसको आप एक ट्रैक पहले थोड़ा सा पेव कर देंगे, उसको हमवार कर देंगे पहले ही, और फिर बच्चे को उसके ऊपर से चला के आप लेकर आएंगे अपने टॉपिक की तरफ, तो बच्चा आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। नंबर 2 इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। फिर बड़ा अहम है कि आपने टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है। इस पर हमने पीछे भी बात कर ली है कि हमने लेसन को स्टार्ट कैसे करना है, फिर हम लेसन को आगे लेकर कैसे चलेंगे, हम आगे इसमें डिटेल पर और भी बात करेंगे। देन यू नीड टू टॉक अबाउट कनेक्टिंग द टॉपिक विद रियल वर्ल्ड। हमने अभी ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया कि आपको उसको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फिजिक्स का टॉपिक है कि इनर्शिया, हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो चीज़ चल रही है वो चलती रहती है, और जो रुक जाती रेस्ट में होती है वो रेस्ट में रहती है, जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है वो मूव करती रहती है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये टॉपिक ना समझ नहीं आया। आई ऑलवेज यूज टू वंडर, और हम ये उस वक्त तो खैर टीचर से इतना ब्लंटली सवाल भी नहीं पूछा जा सकता था, उस वक्त ये ट्रेंड नहीं होता था। तो हम खुद ही अपने जहनों में सोचे रहते थे कि ये क्यों हमें पढ़ा रहे हैं, ये क्या है इनर्शिया, और क्यों ये सब कुछ चल। तो पिछले दिनों मैं अपने बेटे के साथ बैठ के ये बात कर रही थी, मैं उनको बता रही थी कि आई वाज फ्लाइंग एरोप्लेन में, और मैं जब वो एरोप्लेन हवा में चला गया और वहां से अनाउंसमेंट हुई कि नाउ यू कैन अनफासन योर सीट बेल्ट। पहले जब वो टेक ओवर कर रहा है,
तो उस वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट की, नाउ यू हैव टू फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि देयर यू कैन हैव जर्क्स, आपको झटके लग सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है यू आर इन मूवमेंट। और फिर जब वो प्लेन अपने एक स्टेज पे पहुंच जाता है जहां वो बिल्कुल एक स्मूथ फ्लाइट ले रहा होता है, तो देन दे अनाउंस कि नाउ यू कैन अनफास्टन योर सीट बेल्ट। तो आप अपनी सीट बेल्ट खोल देते हो और आप ऐसे बैठे हैं जैसे आप एक स्टेशनरी रूम में बैठे हो। अब आप जहां बैठे हुए हैं, आप स्टेशनरी हैं, रेस्ट पे आ गए, और जो बाहर से कोई देख रहा है एरोप्लेन को उड़ते हुए, उसके लिए आप जो है वो मोशन में, दैट इज इनर्शिया। तो अब आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट जो मुझे उस वक्त अपने दौर में समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे टीचर्स ने कभी उसको कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अगर वो रियल लाइफ से उस वक्त की टीचिंग, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन इस तरह नहीं होती थी, क्योंकि यूट्यूब नहीं था, नेट नहीं था, इतने सारे फोरम्स नहीं थे जहां से हम ये एग्जांपल्स ले सकते, हम हेल्प ले सकते। तो उस वक्त के टीचर्स अपने हिसाब से हमें चीज तो समझा देते थे, लेकिन ये गैप्स रह जाते थे। तो इन गैप्स को आजकल के दौर में अगर कोई टीचर फुलफिल नहीं कर रहा, वो कवर नहीं कर रहा, तो फिर बहुत एक तरह आप कहें कि बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आजकल जो दौर है उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, हम टेक्नोलॉजी से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट द टॉपिक विद द रियल लाइफ। देन ऑब्वियसली इन द एंड यू हैव टू समराइज, आपने उसकी एक समरी प्रोवाइड करनी होती है स्टूडेंट्स को, ताकि जो कुछ भी, अगर वो बीच में कहीं भी उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेवल लूज हुआ है, वो कहीं उसका आप कहें तो डाइवर्ट हुआ है, उसका कंसंट्रेशन लेवल लूज हुआ है, तो वो आपकी समरी से उस चीज़ को रीगेन कर ले। या फिर अगर वो ज़ाहिर है लेसन 45 मिनट का है फॉर एग्जाम्पल, या 50 मिनट का आपने लेसन दिया है, तो हो सकता है कहीं वो कोई पॉइंट्स भूल भी गया हो, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए भी आप उसकी एक समरी देते हैं, रिकैप्चुलेशन जिसे। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी, सहर बानो want to say something? या श्योर। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अच्छा। सवाल पूछना था कि can a lesson plan be considered successful even if the planned outcomes are not fully achieved? प्लीज कम अगेन, आपकी आवाज बीच में कट गई। प्लीज से अगेन, थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है आपकी। Can a lesson plan be considered successful even if the planned outcomes are not fully achieved? राइट। अच्छा, इसका जवाब तो मैंने पहले भी आपको दिया कि एक एग्जांपल मैंने दी थी, स्टीफन करी की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, के बिगिन विद द एंड इन माइंड, हैबिट का नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। आउटकम आपका वही है। अब आप इसका बल्कि मैं काउंटर क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपका बच्चा आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और एग्जाम में वो टॉपिक आ गया और बच्चा उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो आप क्या ख्याल करती हैं कि जो आपने टॉपिक पढ़ाया है वो सक्सेसफुल था? ऑब्वियसली उसमें कहीं न कहीं कोई कमी थी जो बच्चा उसको डिलीवर नहीं कर पाया। हाँ, उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, हो सकता है बच्चे ने पढ़ा ना हो सकता है उन्होंने वो छोड़ दिया हो, या कोई और भी रीज़न्स हो सकती है। लेकिन अगर बच्चे ने वो क्लास अटेंड की है और उन्हें समझ नहीं आई, वो उस तरह का आउटकम नहीं दे पाए जिस तरह का आप की डिमांड थी या आपकी एक कोशिश थी, तो ऑब्वियसली दैट लेसन प्लान इज़ नॉट फ्रूटफुल। फिर आपको उसे रिकंसिडर करना है, फिर उसे रीप्लान करना है। तो ऑब्वियसली आउटकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपने क्या एंड प्रोडक्ट आपने क्या लेना है, उस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो लेसन प्लान तो बनाया इसीलिए जाता है कि हम वो रिक्वायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द लेसन। अब जब आपने एक लेसन को कंस्ट्रक्ट कर लिया, स्टूडेंट्स को समझा दिया सब कुछ, अब बड़ा अहम है, अगर आपने उन्हें किसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं किया, लेसन को डेवलप नहीं किया, तो आप नहीं जान सकते कि बच्चे को आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अभी इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने डेवलप करनी है, इसमें आपने प्रिपेयर करनी है कुछ एक्टिविटीज टू मेक द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, और वो आपके लेसन के हर एरिया को कवर भी कर। देन different areas of the topic and concept under teachers guidance, very important। ये जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है, जो एक्टिविटीज आपने बच्चे से करवानी है, वो आप टीचर्स गाइडेंस के अंडर होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को जो है वो रेसिपी दे दी और फिर आप उसे कह रहे हैं कि चलो भाई अब तुम बिरयानी बनाओ। नहीं, आपने उन बच्चे के साथ खड़ा होना है और उससे पूरी बिरयानी पकवानी है, ठीक है। तो दैट
डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज अंडर द गाइडेंस, लेकिन वो एक्टिविटी होनी चाहिए, आप बच्चे को दें और उनसे कहें कि आपके यू हैव 2 मिनट्स, यू हैव 5 मिनट्स टू सॉल्व। आप राउंड लें, उसे चेक करें कि बच्चा क्या कर रहा है, उसे गाइड करें जहाँ वो प्रॉब्लम कर रहा है। बच्चों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको स्पॉट करें और उन्हें गाइड करें। तो दैट इज अंडर टीचर्स गाइडेंस। देन देयर इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आप ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में भी देखें, ये एप्लीकेशन भी है। फिर आखिर में आप देखें क्रिएशन है, क्रिएट, बच्चा काबिल हो जाए कि वो सारे जो आपने जो चीजें उसको पढ़ाई हैं वो उसको क्रिएट कर पाए। तो हियर इज द एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन कैसे उसकी चेक कर रहे हैं? असेसिंग द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने कुछ एक्टिविटीज उसको ऐसी देनी है जिसको वो जिससे आप बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ जी वाकई बच्चे ने आपके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यही तो हमने किया है पीछे भी, डेवलपमेंट में भी तो यही किया है। लेकिन इसमें और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? लेट्स सी। चैलेंजिंग देम टू गो थ्रू द इवैल्यूएशन ऑफ द टॉपिक इंडिपेंडेंटली। अब ये जो इंडिपेंडेंटली है और वो जो टीचर गाइडेड था, ये डिफरेंस है दोनों। डेवलपमेंट के टाइम पर आपने विद इन द क्लास बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज देनी है कि बच्चा उसे अटेम्प्ट करे आपकी हेल्प के साथ। आपने आंसर्स नहीं बताने, बच्चा हेल्प सॉल्व करेगा। आपने उसको हेल्प आउट करना है जहां वो उसको किसी फिक्स में फंस जाएगा, आपने उस फिक्स से उसको निकालना है। लेकिन जब आपको तसल्ली हो जाए कि नाउ द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग, तो आपने उसे ऐसी एक्टिविटीज देनी है। हो सकता है वो एक्टिविटीज मिलती जुलती हो, वही कुछ वैसी ही कुछ एक्टिविटीज हो जो आपने डेवलपमेंट में दी है, वैसी ही एक्टिविटीज आप एप्लीकेशन में भी दे सकते हैं। लेकिन अब आपने बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देना है और इसके डिफरेंट तरीके हैं। ये भी हो सकता है कि आप विद इन क्लास ही उसको लास्ट में 5 to 10 मिनट्स दे दें कि ये एक्टिविटी आपने इंडिपेंडेंटली करनी है और उसके बाद आपने उसे चेक करके उसका फीडबैक बच्चे को देना है और जहाँ किसी बच्चे का प्रॉब्लम है उनको इंडिविजुअली समझा देना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका पीरियड एंड हो गया, आपने बच्चे को एक्टिविटी समझा दी कि ये ऐसे एक्टिविटी है, आपने अटेम्प्ट करके आ लिए, दिस इज फॉर योर होमवर्क। आपने उसे होमवर्क में दे दी, बच्चा होमवर्क में करके लेके आएगा। नेक्स्ट डे जब वो आपके पास आए तो आप नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले 5-10 मिनट में उस एक्टिविटी को डिस्कस कर ले। तो दिस कैन बी बोथ वेज आर करेक्ट। अगर आपको इसके अलावा कोई और तरीका अडॉप्ट करना है, दैट इज अप टू यू। बट द थिंग इज कि आपको पहले लेसन का इंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसे डेवलप करना है थ्रू गाइडेड एक्टिविटीज और फिर उसको अप्लाई करना है थ्रू इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। नाउ व्हाट प्रॉब्लम्स माइट आई हैव? आपने लेसन प्लान कर लिया, बहुत अच्छा सा प्लान कर लिया, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन कहते हैं ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब आप कुछ भी हो सकता है, एक लेसन आपने प्लान किया है, आप क्लास में जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। इफ यू आर नॉट श्योर एन एक्टिविटी विल वर्क, टेक टाइम बिफोर द लेसन एट द प्लानिंग स्टेज टू थिंक अबाउट हाउ टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम्स दैट कुड अराइज। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बट नाउ माय क्वेश्चन टू ऑडियंस इज कि आपको क्या लगता है कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स आपको क्लास में लेसन डिलीवर करते हुए या उससे पहले या दरमियान में आ सकते हैं? जस्ट टेल मी रैंडम, कोई भी इस पे कमेंट कर सकता है कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिससे आपका लेसन जो आपने प्लान किया है उसमें उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी। आई वांट टू टेल कि कुछ बच्चे बहुत मैटिक होते हैं, हम्म तो उससे जो हमने प्लान किया हुआ होता है, लेसन को प्लान करके आते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हम्म एट द सेम टाइम उन बच्चों को भी डील करना होता है और वो बच्चे भी होते हैं जो कि लर्निंग ओरिएंटेड होते हैं, दे वांट टू लर्न समथिंग। हम्म तो ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग आवर लेक्चर। इसको हम्म कैसे डील करेंगे, इस पे थोड़ा-सा आप जो है ना जी, बिल्कुल। हाइलाइट कर देंगे। जी, जी। एनीबॉडी ओके। एल्स हू वांट्स टू टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम? एक तो ये होगी कि बच्चे डिफरेंट कैलिबर के होते हैं, कुछ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो हाउ टू केटर? जी। अच्छा, समटाइम्स In the ऐसा case होता है of कि हमने अपना जो लेक्चर है ना वो मल्टीमीडिया पे डिजाइन किया होता है, मतलब हम्म पीपीटी प्रिपेयर की जाती है, हम्म, लेकिन एंड टाइम पे लाइट चली जाती है और आपका मल्टीमीडिया ही नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। ये पाकिस्तान में तो बहुत है। और कोई बताना चाहे कोई प्रॉब्लम? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास
कोई भी टॉपिक है जो प्रीवियस डे से कनेक्ट हो रहा है और उसमें एब्सेंटी बच्चों की ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स जो है, जो हम एक्टिव रिस्पॉन्स सोच के उस लेसन को प्लान कर रहे होते हैं, वो एक्टिव रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है और हमें एक जो नेक्स्ट वर्किंग को एग्जीक्यूट करना होता है, उसके बजाय हमें प्रीवियस रिकैप देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्लास के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट होती है, उसका प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, ये तो बहुत सारे बातें होंगी और भी कुछ लोग होंगे उनके ज़हनों में और भी प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर डिस्प्ले भी किए हैं। लेट्स डिस्कस देम और फिर हम इनके बारे में बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे किया जा सकता है। द प्रॉब्लम्स कुड बी एक्टिविटी रिलेटेड। कोई एक्टिविटी आपने डिज़ाइन की है, वो उस तरह जा ही नहीं सकी जिस तरह के अभी मैडम ने बताया कि जी लाइट चली गई। आपने मल्टीमीडिया सोच रखा था, अब आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम है। टाइम टेबल रिलेटेड आप ने सोचा था कि मैं तो ब्रेक के साथ जो है वो इसको करवाऊँगी या ब्रेक के फ़ौरन बाद करूँगी, बच्चे फ्रेश होंगे, मेरा टॉपिक थोड़ा ड्राई है। मैंने जो है वो इसको ऐसे ही प्लान किया था कि बच्चे जब फ्रेश आएँगे, अगर वो फ्रेश ना हुए तो मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो टाइम टेबल प्रॉब्लम हो सकती है। आपका लास्ट पीरियड लगा दिया गया, आपका पहला था, आपका लास्ट लगा दिया, अब बच्चे लास्ट पीरियड में तो पढ़ने के मूड में ही नहीं है। आप कहेंगे भई मेरा टॉपिक तो ऐसा था कि बच्चे ने फर्स्ट पीरियड में उसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देना था, लास्ट पीरियड में तो नहीं दे सकता। या फिर आप जो है वो स्टूडेंट रिलेटेड जैसे कि मैडम ने बताया कि बच्चे जो पिछले दिन पर बहुत सारे एब्सेंट हो गए, बारिश थी बहुत ज़्यादा, बच्चे नहीं आए। आज आप जो टॉपिक डिलीवर करने जा रही हैं वो तो पिछले से रिलेटेड है, आप उसको कैसे पढ़ाएँगी? तो आपको रिकैप देना पड़ेगा। रिकैप जो आप देते हैं नॉर्मली 5 मिनट का आपको 15 मिनट पे ले जाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आ गई। इवन टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आज आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आप उतने एनर्जेटिक नहीं हैं। आप को थोड़ा-सा बैठने की भी ज़रूरत है कि आप बच्चों को किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कर दें कि आप बच्चा जो है वो आप बैठे हैं और बच्चा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब वो एक्टिव है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। या फिर एक मैडम ने जैसे स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम बताई कि कुछ बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं होते हैं या फिर उनका मूड नहीं होता है, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, मतलब डिफरेंट वे। सारी बातों का एक जवाब है। Taking those extra minutes when planning to think about the possible solutions could avoid you having a disastrous lesson. ये सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो उस वक्त आपने ये प्रॉब्लम्स अपने माइंड में रखने हैं। जैसे कि हमने मैडम ने पूछा कि आप मुझे बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है कि बच्चे कुछ शरारती हैं क्लास में और कुछ जो है वो लर्निंग ओरिएंटेड हैं, तो मुझे दोनों को लेकर कैसे चलना है? तो ये आपको क्लास से पहले प्लान करना है। आपकी क्लास है, आप बच्चों को अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल आपको दी कि बॉयज़ की क्लास है, मैं लेती हूँ गर्ल्स की क्लास फॉर एग्जांपल। आज मेरा सब्स्टिट्यूट लग गया है बॉयज़ में, या फिर मुझे कुछ दिनों के लिए कहा गया कि जी आपने बॉयज़ की क्लास भी लेनी है, या फिर इस साल मुझे इस सेशन में कहा गया अब आप बॉयज़ की क्लास लेंगी। अब मुझे अपने बच्चों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी बताना है। मुझे अपने लेसन प्लान को भी उसी तरह डेवलप करना है, जैसे मेरे बच्चे की डिमांड। तो आपने कभी भी एक लेसन नहीं बनाना। मतलब आपके पास हमेशा प्लान्स होने चाहिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मैंने आपको एक कोट बोला कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इंसान तदबीर करता है, अल्लाह उसे बाज़-औक़ात अपने हिसाब से बिगाड़ देता है। और आपको वो ट्रिगर करता है कि अब आपने कुछ और सोचना है, तो यू आर क्राउन ऑफ क्रिएशन। आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं, आपके पास डिफरेंट प्लान्स होने चाहिए। मल्टीमीडिया आपने बनाया है, आपको पता है आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर बगैर किसी अनाउंसमेंट के लाइट चली जाती है, तो यू शुड हैव अ प्लान बी। आपने एक फॉर एग्जांपल आपने मल्टीमीडिया पर एक पिक्चर बनाई थी, आज मैंने हार्ट पढ़ाना है, मैं हार्ट की वीडियो दिखा देती। मैंने हार्ट की पिक्चर रखी हुई थी, इस पे ओहो लाइट ही चली गई। आप को हैंडी अपने साथ एक चार्ट रखना चाहिए, जिस पे वो चीज़ें बनी हों। आपको वो वीडियो जो आप वीडियो समझाती, वो आपने पहले प्रिपेयर किया हो कि अच्छा सेकंड प्लान में मेरे पास ये प्लान है कि मैं चार्ट पकड़ के वही वीडियो में जो चीज़ समझाई जा रही है, मैं खुद चार्ट के ज़रिए समझा दूँगी। या फिर आप की एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि जो बच्चे शरारती हैं, उनको एंगेज करने के लिए अच्छा शरारती बच्चों की भी ना साइकी होती है। मतलब वो आपकी अटेंशन चाहते हैं या फिर वो उस किस्म की एक्टिविटी चाहते हैं, वो चैलेंजिंग एक्टिविटी चाहते हैं, जो आप उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो उसके हिसाब से आपके लेसन को आपने प्लान करना है। हर एक देखिए आपकी क्लास में एवरेज बच्चा भी है, बिलो एवरेज बच्चा भी है, अबव एवरेज बच्चा भी है।
अगर आप बच्चे को फॉर एग्जांपल ए बार-बार बढ़ाते रहेंगे तो जो बिलो एवरेज है वो तो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन जो अबव एवरेज है वो बड़ा तंग पड़ेगा। तो इसलिए आपने अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने लेसन को ऐसे प्लान करना है और आपके पास एक से ज़्यादा प्लान्स होने चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ौरन प्लान बी पर स्विच करें। फॉर एग्जांपल अभी हम ये लेक्चर एक चल रहा है, ऑडियंस भी बैठी है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो अब हमने डिफरेंट प्लान्स को सोच रखा है, ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ और हो गया तो कुछ और करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट प्लान्स को माइंड में रखना ज़रूरी है। यही एक प्रोफेशनल टीचर की आप कहें कि एक अहम बात है कि प्रोफेशनली अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ पर, डिफरेंट प्लानों से काम करना। अब हम जल्दी से बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने बहुत ही मुख्तसर सा एक फॉर्मेट बनाया है, बहुत डिटेल नहीं बनाया, लेकिन फॉर्मेट हमने पूरा रखा है। जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने इसमें सारी डाली है, लेकिन इसको आप एलैबोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना कॉम्प्रिहेंसिव सा रखा है ताकि आपको चीज़ फोकस्ड होकर समझ में आ जाए। लेसन प्लान इज रिलेटेड टू इंग्लिश। आपने इसमें क्लास मेंशन करनी है, सब्जेक्ट मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, टॉपिक मेंशन करना है और फिर आपने एरिया मेंशन कर दें आप कि ये किस एरिया से। फॉर एग्जांपल कोई आप साइंटिफिक रीजनिंग आज करवाने जा रहे हैं या फिर आपको ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं, आप ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं या कुछ और, तो जो भी आपका एरिया है, फोकस्ड एरिया है, वो आप उसमें मेंशन करें। देन यू हैव टू राइट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हमने डिस्कस किया। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिखे हुए हैं, इससे पहले भी मैंने बताया है, मैं रिवाइज भी कर देती, रिपीट कर देती हूँ कि जनरल भी होते हैं ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक भी होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चा आपको, आपके कॉन्सेप्ट को समझा है कि नहीं, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो स्पेसिफिक हो। और जो जनरल होता है कि जनरली आपने लाइफ में वो क्यों फ्रूटफुल है, उसने वहाँ से बच्चे ने क्या सीखना है, उसको रियल लाइफ में क्या फ़ायदा हासिल है, वो हो गया जनरल। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन सेंटेंसेस, यूज नाउन्स इन सेंटेंसेस, स्पीक सेंटेंसेस यूजिंग नाउन्स एंड देन लास्ट वन, ये जो पहले 3 है ना, ये सारे स्पेसिफिक है कि आपने नाउन्स का एक टॉपिक पढ़ाया, आप चाहते हैं कि बच्चा वो नाउन्स की टॉपिक को समझ जाए, उसे उसके सेंटेंस में भी उसको यूज़ कर सके, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर सके, उसको स्पोकन में भी ले आए। और लास्ट में जो नंबर 4 है, एनहांस द वोकैबुलरी एंड ग्रामर। लेकिन जो एक्चुअल पर्पस है आपका, जनरल जो पर्पस है, आप बच्चे की वोकैबुलरी को एनहांस करना चाहते हैं, उसकी ग्रामर बिल्ड करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू आर टीचिंग दीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जनरल हो गया। तो इस तरह के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके लेसन प्लान में होने चाहिए। देन टीचिंग एड्स, आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आर यू गोना यूज़ वर्कशीट और फ्लैश कार्ड्स और वीडियोस और एनी रेलिया और वाइट बोर्ड और बुक। तो इनमें से जो चीज़ें भी आप यूज़ करने जा रहे हैं वो आप वहाँ पर मेंशन करें। देन दिस इज अ वेरी शॉर्ट यू कैन से प्लान, जो हमने अभी टॉप पॉइंट्स डिस्कस किए, लेसन कंस्ट्रक्शन, लेसन डेवलपमेंट एंड लेसन एप्लीकेशन। इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत छोटी सी मैंने ब्रीफ सी आपके सामने एक स्लाइड रखी है। टीचिंग पॉइंट क्या है आपका, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन आपने पढ़ाना है। देन हाउ विल डेवलप दिस लेसन, टीचर विल एक्सप्लेन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स थ्रू रेलिया। आप डिफरेंट किस्म के नाउन्स लेकर आए हैं या क्लासरूम में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस इज अ टेबल, कॉमन नाउन। हु एम आई एम अ टीचर, कॉमन नाउन। व्हाट्स माय नेम इज फरजाना, सो आई एम अ प्रॉपर नाउन। तो आप क्लासरूम के अंदर से ही रियालिया पिक कर सकते हैं, अपने साथ ला सकते हैं, उसके जरिए आपने नाउन पढ़ा दिए। Then you have to develop that lesson. Teacher will make students form some sentences using these nouns and write them on worksheet. अगर आपने कोई वर्कशीट दी है तो आप हेल्प करेंगे, टीचर बच्चे को कहेंगे कि अच्छा जी नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस, एक दो सैंपल सेंटेंसेस भी दे सकते हैं। फिर बच्चा क्योंकि दिस इज अ गाइडेड एक्टिविटी, तो आप उसे हेल्प करेंगे और बच्चा खुद ब खुद जो है वो सेंटेंसेस बनाता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द टीचर। The last is the lesson application. Students will sort both types of nouns and paste them on their worksheet independently. आपने nouns की कुछ pictures दे दी, आप उनको दे देंगे, कुछ common nouns की होंगी, कुछ proper noun की होंगी और कुछ 2 columns आपके worksheet पे बने हुए हैं और आपने उनसे कहना जी ये these are your pictures, now you have to paste them accordingly in the respective column. तो बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली उसे पिक करेगा और फिर उसे अपने जो रिस्पेक्टिव कॉलम है उसमें लिख दे। नाउ
रिव्यू एंड फॉलो अप। रिव्यू एंड फॉलो अप आप कैसे करेंगे? द फाइनल की टू क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लेसन प्लान इज टू हैव रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। हमेशा जब आपने एक लेसन प्लान बनाया है, नो वन इज परफेक्ट, जब भी आप कोई लेसन प्लान बनाते हैं, जब भी कोई चीज़ आप किसी भी काम के लिए कोई चीज़ प्लान करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें हमेशा एक रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। एवरी पर्सन हैज़ अ रूम टू इम्प्रूव, एवरीथिंग हैज़ अ रूम टू इम्प्रूव। तो आपने उस रूम को फाइंड आउट करना है कि कहाँ मेरी कमी रहेगी। फॉर एग्जांपल अभी एक मैडम ने बोला कि उनकी क्लास में प्लान आपने किया, आप क्लास में गए, कुछ शरारती बच्चे थे, उन्होंने आपको पढ़ाने नहीं दिया। आपको उस वक्त आइडिया आया कि अच्छा ये जो बच्चे हैं इनको मैं यूँ एंगेज कर सकती। जैसे कि एक दफ़ा मुझे मैंने कभी छोटे बच्चे नहीं पढ़ाए, तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आप कुछ सब्स्टिट्यूट क्लासेस ले लें। थे भी बॉयज़, तो मैं वहाँ चली गई। मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ भी हुई कि अब पता नहीं ये हैं भी बॉयज़ और है छोटे बच्चे, मैंने कभी इनको हैंडल नहीं किया। और मैं क्लास में जाऊँ और मैं जो प्लान्ड एक्टिविटी थी जो उनको दूँ और वो कहें मैं वी हैव डन। 5 मिनट में वो मुझे फीडबैक देते हैं कि वी हैव डन, और फिर वो अगर मैं उनको एंगेज ना करूँ, तो वो बच्चे कभी इधर छलांगे लगाएँ, कभी उधर लगाएँ। तो आई हैड टू क्विकली मेक द प्लान। मेरे पास प्लान बी था, कुछ एक्टिविटीज़ रेडी थी, मैंने उनको दूसरी एक्टिविटी में एंगेज किया, वो करने लगे, तो कुछ बच्चे इतने तेज़ थे कि वो 5 मिनट में वो एक्टिविटी कर, मतलब आई केप्ट ऑन गिविंग देम एक्टिविटीज़ एंड दे गॉट एंगेज्ड एंड दे लेट मी कंप्लीट माय स्लॉट विद पीस। और इन द एंड उनको बात भी समझ आ गई, उनकी प्रैक्टिसेस भी इतनी हो गई कि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो रीइंफोर्स भी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन इफ़ यू आर नॉट रेडी, जैसे कि उसके बाद फिर मुझे फर्स्ट क्लास मैंने ली, वो मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से कर तो लिया हैंडल। देन आई थॉट कि नाउ आई शुड हैव डिफरेंट एक्टिविटीज, मेरे पास हर वक्त कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए, डिफरेंट आइडियाज होने चाहिए। देन आई सेड देम ओके, हु इज गोना कंप्लीट इट फर्स्ट? इफ यू आर गोना कंप्लीट द होल वीक्स टास्क इन 5 days इंस्टेड ऑफ 6, तो 6 डे जो होगा वो हम फुटबॉल मैच खेलेंगे। तो देन आई प्लान्ड इट बिफोर टाइम। मैंने वो अपनी सारी एक्टिविटीज को रिव्यू किया, उन बच्चों की साइकी को रिव्यू किया, और फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने जो लेसन है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और फिर उसके पर मज़ीद उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। टेक सम टाइम आफ्टर ईच लेसन टू रिव्यू व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट। क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। हो सकता है आपने लेसन प्लान किया, एक एक्टिविटी बनाई, बच्चों ने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, आपको लगता था ये आसान है, बच्चों ने कहा बहुत मुश्किल है। तो आपने नेक्स्ट टाइम उस एक्टिविटी को, या फिर आपने जो प्लान बी तैयार किया है उसमें आपने एक ईजी एक्टिविटी बनाई, आप उसको ईजी से डिफिकल्ट की तरफ ले जाएं। तो यू शुड हैव दिस रिव्यू एज वेल and use these as pointers for your next lesson plan and make tweaks wherever necessary. तो आप अपनी ये एक प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है। रोज आप क्लास में जाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, वो जो नया सीखते हैं उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज यू कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोफेशनल टीचर। आप अपनी ही बातों से कैसे लर्न करते हैं, आप एनवायरनमेंट से कैसे लर्न करते हैं, आप स्टूडेंट से कैसे लर्न करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लास्ट स्लाइड, और यहाँ पर हम वी आर गोना डिस्कस फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेट मी टेल यू, हो सकता है आप में से बहुत सारों को पहले से पता हो व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि जब आप अपना एक लेसन खत्म करते हैं तो उसके एंड पे एक्टिविटीज करवाते हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किया। कुछ डेवलपिंग वो होती हैं, गाइडेड एक्टिविटीज होती हैं डेवलपमेंट प्लान कॉन्सेप्ट के लिए, कुछ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज होती हैं उसको अप्लाई करने के लिए कॉन्सेप्ट को। वो एक्टिविटीज जो एंड में आपने बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए, असेस करने के लिए यूज करनी है, दोज आर यूजली फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। या फिर कुछ लोग वीक के एंड में भी एक असेसमेंट रख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू कैन हैव इन फॉर्मेटिव असेसमेंट? तो एक तो मैं आपको बताती हूँ जो मैंने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है, और फिर मैं चाहूँगी कि द होल विल बी ओपन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू शेयर देयर व्यूज़। माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल टीचर्स हमारे साथ भी हैं, बहुत अच्छे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, बहुत अच्छी तरह इंटरेक्ट किया है। तो मैं चाहूँगी कि वो भी अपने एक्सपीरियंस को इसमें एड अप करें और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करें, ताकि हमारे जो बाकी ऑडियंस है उनके लिए ये फ्रूटफुल।
let's discuss. Students will be given a short passage and will be asked to underline the common nouns and encircle the proper nouns in it. This is the simplest activity. किसी भी छोटे 1 क्लास के लिए ये सबसे आसान एक्टिविटी है कि वो जो कॉमन नाउन्स है, कोई पैसेज होगा, देखिए रियल लाइफ के साथ कनेक्शन आ गया ना, कि वो आप एक फुल फ्लेज पैसेज पढ़ रहे हैं और उसमें कॉमन नाउन्स और जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन एंड एनसर्कल कर रहे हैं. So that can be one of the activities which is neither difficult nor too easy. So, but there can be millions of activities which you can make the students involved, through which you can assess the students and which students can even enjoy. Sometimes आप उनको इतनी अच्छी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका एक एग्जामिनेशन चल रहा है, उनका क्विज लिया जा रहा है. सो आई वुड लव कि आप में से जो भी प्रोफेशनल टीचर्स हैं माशाल्लाह, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें. मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे पास हैं वो सब एक जो एक्टिविटी है उसे ज़रूर डिस्कस करें. मैम, एग्जिट टिकट एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप थ्रू आउट द स्लॉट या क्लास आप जो कुछ उनको टीच कर रहे होते हैं, बाय द एंड ऑफ द स्लॉट वो बच्चे वन बाय वन मीन्स यू गिव देम अ टास्क कि जो आज आपने रूल पढ़ा है, फॉर एग्जांपल इट इज द रूल ऑफ ग्रामर, तो उसका करेक्ट सेंटेंस उस शीट पे या स्टिकी नोट पे लिखे और वो टीचर को सबमिट करवा दे. बाय इससे ये होता है कि टीचर असेस कर लेते हैं कि कौन से बच्चों में गैप्स हैं लर्निंग के, और ये भी असेस कर लेते हैं कि कौन से बच्चे जो है वो लर्निंग चीजें सीख रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एग्जिट टिकट. और एक अगर क्विज आपने बताया उस तरह का होता है, और पीयर असेसमेंट होती है, मींस स्टूडेंट्स एक दूसरे का काम एक दूसरे का लेते हैं और सीखते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं. तो ये दो एक्टिविटीज जो है मेरे ख्याल में ये फॉर्मेटिव असेसमेंट. वंडरफुल. 2 एक्टिविटीज का मैडम ने जिक्र किया. एक है एग्जिट चिट या एग्जिट टिकट, कि जाते हुए जो है वो आप टीचर को एक छोटी सी चिट बना के देते हैं कि दिस वाज द पॉइंट आई कुडंट अंडरस्टैंड. और दूसरी जो है, ये तो चले, ये तो असेसमेंट ना हुई, ये तो टीचर की हेल्प हो गई. लेकिन दूसरी है पीयर असेसमेंट, कि पीयर जो है वो अपना रिव्यू दे रहा है एक दूसरे के काम पे, अपने फ्रेंड्स के काम पे. तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द हेल्प टू द टीचर. somebody else if somebody else want to add something. Ma'am, there is another activity which is one sentence summary. Like at the end of the lecture, I normally ask them, okay, if you have to summarize the whole lecture in one sentence, how would you say that? So that also helps me understand whether they have understood the concept, they have taken the concept, or there is still some understanding left that I need to give them in the next lot, or give as a home assignment that they need to read it up. So one sentence summary is something that always helps me. Yeah, very good, very nice. One sentence summary in the end. और अपने खुद भी recapitulate करना है तो the students can help you out in this. Very good. Anybody else? साइंस में जब हम पढ़ाते हैं ना, तो कोई भी टॉपिक जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम उनसे कहें कि इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दें, तो वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है. फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा रही थी बच्चों को, तो मैंने उनसे कहा कि आज आपने जितने भी मील्स लिए हैं उसमें जो जो फूड्स आपने लिए उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट था. तो बच्चों ने एक पेज पे सारे अपनी फूड्स लिखी और सामने फिर जो भी उसमें न्यूट्रिएंट था वो लिखा. तो इससे फिर अंडरस्टैंडिंग की मतलब मुझे समझ आ गया कि इनको बच्चों ने कॉन्सेप्ट जो है वो सारा समझ लिया अच्छे तरीके से. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा जो भी कॉन्सेप्ट, व्हाटएवर कॉन्सेप्ट यू आर टीचिंग, यू आर कनेक्टिंग इट विद द रियल लाइफ. और अगर बच्चा आपको ये बता दे कि रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो फिर इसका मतलब है कि यू हैव गॉट सक्सेसफुल. आपका जो लेसन है वो वाकई ही बहुत अच्छा गया है. जी, एनीबडी एल्स? मैम, मैं साइंस पढ़ाती हूँ एंड बायो पढ़ाती हूँ इन जमरान एकेडमी. तो मैंने अभी न्यूट्रिएंट्स मैंने भी पढ़ाया था 8th क्लास को. तो जब हम विटामिन्स पे आए उसके बाद फिर हमने डिजीजेस पढ़ाए, तो वो बच्चे रियल लाइफ से इतने ज़्यादा उसको देख रहे थे और इतना वो हो रहे थे कि उनको खुद ये फील हो रहा था कि वो अपने आप को चेक कर रहे थे कि हम विटामिन ए नहीं लेते हैं और इससे ये स्किन की ये डिजीजेस होती हैं. तो वो उसको बहुत ज़्यादा
अच्छे तरीके से ले रहे थे कि ये मतलब अपने आप पे उस एग्जाम्पल को रख रहे हुँ, थे और बार-बार मतलब उनकी कोशिश थी कि अच्छा हम तो इसलिए नहीं खाते थे कि हमें पसंद नहीं थी और वो मतलब बच्चों ने उस पे हुँ, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए थे कि ये क्योंकि उनके अपने ऊपर था और हुँ, बायो क्योंकि ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है कि वो ह्यूमन लाइफ पे ही पूरा है, बिल्कुल। डिपेंड करता है ज़्यादा 8-9th क्लास के लिए। तो हुँ, बच्चे उस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और वो डिसीज़ेज़ को बहुत शौक से पढ़ रहे थे और हुँ, उसका फिर उनको ये भी था कि इसका सॉल्यूशन भी दें। तो हुँ, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे कि हमें इसका सॉल्यूशन भी चाहिए कि अगर कभी हमें हो गया, तो फिर हम हुँ, क्या ये मेनली ज़्यादातर फल, फ्रूट और सब्जियाँ और ये वाली चीज़ें जो बच्चे नहीं शौक से खाते हैं जंक फूड्स पे, फिर इससे हुँ, बात होते-होते जंक फूड पे भी आई कि उसके नुकसानात क्या होते हैं हमारी बॉडी पे और वो इस हुँ, चीज़ से बच्चे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें उनको घर में समझाई जा रही होती हैं, इवन हम अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं कि जंक फूड इतना अच्छा नहीं है। वो बच्चों ने मैंने मल्टीमीडिया फिर फ़ौरन उसको मल्टीमीडिया पे मैं लेके आई कि बच्चे उसकी पिक्चर्स से, उसकी वीडियोज़ से भी थोड़ा-सा अ, खुश हुए देख के कि जो है वो वाक़ई में हम इसको नहीं ले रहे होते रियल लाइफ़ में, लेकिन ये हुँ। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वंडरफुल, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अ, एजुकेशन इज़ द अदर नेम ऑफ गिविंग अवेयरनेस। आप अगर एजुकेशन से अवेयरनेस नहीं दे पा रहे, तो यू आर नॉट एक्चुअली एजुकेटिंग। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बच आपने पढ़ाया और बच्चों ने उससे अवेयरनेस गेन की, दैट्स वंडरफुल, वेरी नाइस। एनी अदर वन इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट? Well, I want to contribute. या श्योर। Sometimes students very much like to come on the board. So sometimes I call them and I ask them to just write down wrong examples and हुँ, ask the students to correct. And they enjoy that activity. Sometimes during comprehension, I ask them to make objectives and just make some tricky questions, and they really love it. So हुँ। whenever students are involved, they really learn. Yeah, very, very good example that you just give chance to the students to self correct themselves. अपनी करेक्शन खुद करने के लिए जो है वो जो एबिलिटी है या एक्टिविटी है, दैट्स वंडरफुल। और ये एक आप कहें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है कि आप अपनी गलतियों को खुद करेक्ट कर रहे हैं। जी, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है? अच्छा, देयर कुड बी एन एक्टिविटी और उसको मैंने क्लास में एग्जीक्यूट करके भी इसका परफॉर्मेंस देखी। देयर आर लॉट ऑफ चूज़ एंड पिक हो सकता है, वो अपनी चॉइस का कोई भी क्वेश्चन या कंटेंट पिक करें, जो उन्होंने उस हुँ, पर्टिकुलर डे पर पढ़ा है और उसके बारे में खुद ही उसको इलैबोरेट भी करें। तो देयर हुँ, कुड बी दिस वन एज़ वेल। लेकिन एक जो बहुत मज़े की और डिफरेंट सी एक्टिविटी थी जिसमें दैट वाज़ क्रिएटिंग लाइक आई एम द मैथ्स टीचर। तो उसमें मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड नहीं होते, वो पढ़ने के लिए भी एक्साइटेड नहीं हुँ, होते और टीचर भी बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा उसमें बोरियत महसूस कर रही होती है क्योंकि रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं आता। सो हुँ, वी थॉट टू गिव द चैलेंज टू द स्टूडेंट्स। जो पर्टिकुलर टॉपिक था उसमें हम लोगों ने वर्किंग की। फॉर इंस्टेंस इफ वी वांट टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, वी हैव गिवन टू नंबर्स एंड दे देन वी आस्क देम टू क्रिएट देयर ओन स्टोरी। हुँ, And one of them was this activity and the other was to make the series of it. हुँ, लाइक एक बच्चे ने एक कमेंट किया, सीरीज को स्टार्ट किया, एक वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट किया, एक स्टोरी को बिल्ड करना शुरू किया। लाइक फॉर इंस्टेंस सारा हैज टू एप्पल, ठीक है। तो उसके बाद हर सिस्टर नेक्स्ट पर्सन गिव अ रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट, इसमें क्या चीज़ एडिशन हो कि यहाँ से स्टोरी आगे कंटिन्यू हो। तो इसमें हुँ, दूसरा बच्चे ने उसका रिस्पॉन्स दिया और फिर उसके बाद एक कंप्लीट एक स्टोरी बनने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए सब ही उसमें शामिल हो गए। सो हुँ, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि जब आप एक लेसन को एक तरह से बच्चे से पूछ रहे हैं तो आप हुँ। उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर क्रिएट करवाएंगे तो वो भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट बन जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रियल लाइफ़ के साथ कनेक्ट कर दें, उसको स्टोरी में चेंज कर दें, उसको बच्चे को महसूस ही ना होने दें कि वो पढ़ रहा है, बल्कि वो गेम खेल रहा है। दैट्स वंडरफुल। चलिए सारी बातों पर अगर मैं अपना लेक्चर टाइम पर ना ख़त्म कर पाऊँ, तो फिर इस लेक्चर के कोई फ़ायदा नहीं। तो आखिरी 30 मिनट रह गए हैं और द नेक्स्ट स्लाइड इज़ एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर आपके पास कोई सवाल है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने इतनी इंटरैक्शन की है, माशाल्लाह आप लोगों ने क्वेश्चन्स भी पूछे, आपने खुद पार्टिसिपेट भी किया है। लेकिन अगर आपके ज़हन में इस वक़्त कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और अगर आपके ज़हन में बाद में कोई क्वेश्चन आए तो ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पर भी अपलोड होगा। आप वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप मतलब इससे रिलेटेड मैं चाहूँगी कि अगर आप कोई लेसन प्लान बना के हमसे शेयर करना चाहते हैं और हमारा फीडबैक चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर करें। उसके कमेंट बॉक्स में आप भेजें, तो विल डेफ़िनिटली रिप्लाई टू यू। और अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें ताकि हम अपना जो लेक्चर है वो टाइमली ख़त्म कर पाएँ। मैडम मोहतरमा फरजाना मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच
आपका बहुत शुक्रिया। It was a very effective lecture. I'm very much sure for all the audience, those were here, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छा रहा कि बड़े दिनों बाद एक इंटरेक्टिव सेशन रहा। मैं तमाम जो हमारे इस वक्त ऑडियंस यहाँ मौजूद हैं, जो व्यूअर्स मौजूद हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसी तरह इस लेक्चर की ज़ीनत की बनते रहें। आइए, अपना हिस्सा डालिए एंड डू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज़ ये लेक्चर जो हैं ये आपके लिए हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, आपकी टीचिंग को बेहतर करने के लिए, मुआवन बनाने के लिए। वी फाइंड एक्सपर्ट्स टू डिलीवर देयर एक्सपीरियंस विद यू। तो आई एम वेरी मच श्योर कि जिस तरह मोहतरमा फरजाना मुस्तफ़ा ने एक बहुत अच्छा लेक्चर जो है उन्होंने कंपोज किया, और आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको इसमें शमूलियत इख्तियार की। तो इसके साथ जैसे कि मोहतरमा ने बताया, कहा कि अगर आप इसमें चाहें, लेटर ऑन द सेम लेक्चर विल मूव ऑन टू यूट्यूब, तो आप इसमें अगर चाहें तो यू कैन, ये एंड नहीं हो गया, ठीक है? ये टाइम हमारा वैसे लाइव का एंड हो रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग टू एंड। यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, आप कुछ भी पूछना चाहें हमारी मैडम फरजाना मुस्तफ़ा से, तो यू कैन आस्क इट। आपके पास सुफ़्न इल्म का लेक्चर है, प्लीज़ उसको डू सब्सक्राइब इट, और उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारे लेक्चर आते रहें, और ये लेक्चर भी जब वो ये अपलोड हो यूट्यूब पर, तो आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसके साथ मैं आप सबका मशकूर भी हूँ, एजुकेशन लीडर्स मैनेजमेंट सिस्टम की जानिब से, उनके जो पायनियर्स हैं, जो बानी हैं, उनकी तरफ से, सैयद इम्तियाज़ अली रिजवी साहब की तरफ से, इकरार साहब की तरफ से, मेरी जो तमाम टीम है, वी मेक इट सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ ऑल टीम। इमरान हैं, शामीन हैं, कमर साहब हैं, और हानिया हैं, रज़ा है। वी डू आवर बेस्ट टू मेक इट बेटर एंड बेटर, टू इम्प्रूव इट। आपके ज़हन में कोई भी इससे मुतालिक सवालात हों, आपके सजेशंस हों, प्लीज़ डू लेट अस नो हाउ वी कैन मेक इट फर्दर इम्प्रूव्ड फॉर यू। कैसे हम यूज़फुल इसको बना सकते हैं मज़ीद आपकी नीड बेस्ड। जैसे ये एक आज का लेक्चर था जो कि आपके लिए बहुत मुफीद था। इसी तरह आप तमाम जो यहाँ व्यूअर्स हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे इसको यूट्यूब पर, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपनी कीमती जो आपकी आरा है, ओपिनियन है, उससे आप हमें जो है वो हमें जो है मुतला फरमाएँ, ताकि हम इसको मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। विद दिस इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मोहतरमा फरजाना मुस्तफ़ा, थैंक्स अ लॉट फॉर डिलीवरिंग सच एन इफेक्टिव लेक्चर। इंशाअल्लाह विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। वो भी इसी तरह एक बड़ा इफेक्टिव लेक्चर है आप सबके लिए। It's about finding opportunities, how students they can find opportunities abroad, about the scholarships abroad से मुतालिक। तो अगला जो हमारा है वो इट्स ऑन 17 और आप उसको 21 फरवरी को है, तो वो आप उसको ज़रूर अटेंड करें और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। विद दिस थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।